नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आज आपको वो खबर दिखाएंगे जो सीधे एक बड़ा सवाल उठाती है। सवाल ये कि अगर किसी शख्स ने इस्लाम छोड़ा तो क्या उसे जला देंगे। सवाल उठा है यूपी के रायबरेली में हुई एक वारदात से। कुछ महीने पहले अनवर ने धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम को छोड़ा, हिंदू धर्म अपनाया और बन गया देव प्रकाश। इसी से नाराज समुदाय विशेष के लोगों ने अनवर यानी अब के देव प्रकाश को उसके बच्चों समेत घर के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की। आप खुद देखिए तस्वीरें, देखिए देव प्रकाश का दर्द और तय कीजिए क्या इस्लाम छोड़ देना इस देश में इतना बड़ा गुनाह बन गया कि एक इंसान को जिंदा जला दिया जाएगा। ये आग है नफरत की, ये शोले हैं कट्टरपंथ के। इन लपटों में झुलस गई एक जिंदगी। रायबरेली के रतासू गांव के देव प्रकाश ने 4 महीनों के अंदर 2 ऐसे लम्हे देख लिए जिसने अनवर उर्फ देव प्रकाश की जिंदगी बदल कर रख दी। सितंबर 2020 में अनवर इस्लाम छोड़कर देव प्रकाश बना था और जनवरी 2021 में इस्लाम छोड़ने की सजा देव प्रकाश को मिली। उसे बच्चों समेत जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मैं पहले का मुस्लिम था, बाद में हमने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद में जो है सर जो है मैंने जो है कागती मंदिर एक थी यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद सर ये एक दिन पहले और हमको धमकी जो है ये क्या कहती अली अहमद चुरिहार ने दिया था सर। उसके बाद में घर में हमारे जो है ताला लगाकर बाहर से और घर में आग लगा दिया गया था। इस्लाम छोड़ने पर जिंदा जला देने की इस नापाक कोशिश पर पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया। बजरंग दल जैसे संगठन इसे मजहबी आजादी पर आघात बताने लगे। एक किनारा जय श्री राम जय श्री राम, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जिन स्थानीय लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगा वो इसे साजिश करार दे रहे हैं, देव प्रकाश को झूठा और फरेबी करार दे रहे हैं। रायबरेली के सलोन में जिस देव प्रकाश के घर में रविवार को आग लगी थी, उस घर के ठीक सामने वहां से थोड़ी दूरी पर कई घर बने हुए हैं। तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ। ये चूंकि बोल रहे हैं कि जब ये हिंदू बने थे तब इनको लोगों ने धमकी दी थी गांव के। गलत है जी, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। झूठा पूरा चाहे किस भी लगा दे, इसमें सब गलत है। उन्हीं का आदमी हो लगा दिया हो, हम लोग को बदनाम कर रहे हो। देव प्रकाश का आशियाना अब राख हो चुका है। इस राख से पुलिस सबूत खंगाल रही है। दनादन एक्शन का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। क्या इस्लाम छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है कि जिंदगी को झुलसा दिया जाए? क्या कुछ लोगों का अंधा जुनून इतना बड़ा हो चुका है कि संविधान से मिले अधिकारों का भी हनन मुमकिन है? कोई इस्लाम कबूल करे तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो क्या उसे जीने का हक भी नहीं? 3 से 4 महीना पहले जब इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, उस वक्त गांव के लोगों ने आपत्ति जताई और इनको धमकियां दी गई। बाद में इन्होंने अपने घर के पास मंदिर बनाना चाहा, तब भी इनको धमकियां दी गई और उसके बाद रविवार की सुबह में इनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, रायबरेली, सलोन। रायबरेली में अनवर से देव प्रकाश बनने पर एक शख्स को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है तो 1500 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में मां सीता की मूर्ति को रात के अंधेरे में खंडित कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर भगवान राम के मंदिर में मूर्ति खंडित करने का यह दूसरा मामला है। सरकार जांच के आदेश तो दे चुकी है, लेकिन हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी भगवान राम और माता सीता के मंदिरों के दुश्मन हत्थे नहीं चढ़ रहे। भक्ति को ठेस पहुंचाता सबूत नंबर 1। भक्ति को ठेस पहुंचाता सबूत नंबर 2। 410 किलोमीटर का फासला, 2 अलग अलग तारीखें, लेकिन गुनाह की सूरत और सीरत एक। 30 दिसंबर को विशाखापट्टनम के राम तीर्थम में भगवान राम की 400 साल पुरानी प्रतिमा को खंडित किया जाता है तो 48 घंटे पहले आंध्र प्रदेश के ही विजयवाड़ा में माता सीता की मूर्ति को खंडित किया गया। दोनों ही वारदातों के बाद भक्तों का गुस्सा आसमान पर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस के हाथ आरोपी तो नहीं लगे, उल्टा अपराधियों को पकड़ने की मांग करते बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वो जो फोटो था तिरुपति का, उसमें जो कुंभम है, वो कुंभम में क्रॉसअप लगा दिया ऊपर। सोशल मीडिया के एक लड़के ने फोटो डालकर वायरल किया, देखो
कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन। जिस लड़के ने सोशल मीडिया में इसको डाला उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। पूरी तस्वीरें ना दिखाने का मकसद है भगवान राम और माता सीता के भक्तों की आस्था को ठेस ना पहुंचाना। लेकिन इस गुनाह से जो सवाल उठे हैं वो जरूर दिखाएंगे, जरूर पूछेंगे। पहला बड़ा सवाल है, क्या इन हरकतों का मकसद सीधे सीधे हिंदू भावनाओं को आहत करना है? क्या आंध्र प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा गुनाह किसी और समुदाय के धर्मस्थल के साथ किया जाता तब भी क्या सरकार यूं पुलिस जांच के पूरे होने का इंतजार करती? चाहे इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करना हो, या फिर विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित करना, हिंदू हित की आवाज बुलंद करने वाले यही सवाल पूछते हैं, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से भद्दा खिलवाड़ एक चलन बन गया है? टीम न्यूज नेशन। राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा गूंजा करता था। यह नारा था, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना पूरा हो गया तो अब संत समाज ने काशी और मथुरा को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। संतों की अगुवाई करते हुए स्वामी अविचल दास ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जहां जहां पहले मंदिर थे या मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो जमीनें वापस की जाए ताकि दोबारा यहां मंदिर स्थापित हो सकें। और एक नई बहस छिड़ गई है इस बयान, इस अपील के बाद। मैं मुस्लिम समुदाय से ही अपील करता हूं कि उनको सोच समझकर एक सौहार्द बनाने के लिए उनको सामने से कहना चाहिए कि ये मंदिर था और हम हिंदू को सुपुर्द करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो देना तो है ही, जैसे राम जन्मभूमि हुआ। इसके पहले भी संत समिति का निर्णय था कि राम जन्मभूमि के बाद अब काशी विश्वनाथ और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ये हम वापस लेंगे और अयोध्या की तरह इसका भी विकास होगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में जन्मभूमि विवाद सालों पुराना है। दोनों मामलों को अदालत तक ले जाने की कवायद भी हुई है। आपको बताते हैं इतिहास इन दोनों विवादों को लेकर क्या कुछ कहता है। साल 1194 में पहली बार मोहम्मद गौरी ने तुड़वाया था काशी विश्वनाथ मंदिर। साल 1585 में टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को फिर से तुड़वाया था। औरंगजेब के हुक्म पर ही मंदिर के साथ ज्ञानवापी मस्जिद को बना दिया गया, यानी जहां मंदिर था। औरंगजेब के हुक्म पर ही मंदिर के साथ ज्ञानवापी मस्जिद बनी। और कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास की बात करें, साल 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ा। साल 1150 में राजा विजयपाल ने इसका दोबारा निर्माण कराया। साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर का हिस्सा तोड़वाया, मंदिर के एक हिस्से पर ईदगाह का निर्माण कराया, जो अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ते भारत के लिए नया साल एक खुशखबरी लेकर आया। भारत को एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन मिली, लेकिन कोवैक्सीन को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। किसी ने इसके ट्रायल्स पर सवाल उठाए तो किसी ने जल्दबाजी में इजाजत का आरोप लगाया। आज आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें खुद ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोवैक्सीन से जुड़े हर भ्रम, हर कंफ्यूजन को क्लियर कर रही है। हिंदुस्तान की वैक्सीन को बदनाम ना करो। कोविशील्ड लेनी है या फिर कोवैक्सीन? ट्रायल से पहले इजाजत क्यों? मेक इन इंडिया वैक्सीन के नाम पर जल्दबाजी। ऐसे ही सवाल उठे जब देश में 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक बहस छिड़ गई और इसी बहस पर विराम लगाया ICMR ने। सवाल का ठोस जवाब, अप्रूवल किस आधार पर मिला? कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आने से पहले ही अप्रूवल दिया गया, लेकिन इसकी वजह जल्दबाजी नहीं बल्कि वैक्सीन अप्रूवल की पॉलिसी है। सवाल का ठोस जवाब, कितने कामयाब ट्रायल? कोवैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल ही इस अप्रूवल की वजह नहीं थे, बल्कि इन ट्रायल से एक डाटा को देखा गया, समझा गया और तभी वैक्सीन को इजाजत दी गई। In granting this permission and authorization, all scientific and statutory requirements have been met. This is a decision based on the judgment of the subject expert committee, which comprises people of different disciplines, very eminent people. They have examined the data and given us this verdict, which has been accepted by the government of India. सरकार ने हर सवाल का जवाब दे दिया, साफ कर दिया कि कोवैक्सीन उतनी ही सेफ है जितनी कोविशील्ड
और इन जवाबों के बाद दोनों वैक्सीन को लेकर छिड़ी बहस पर भी फुल स्टॉप लग गया। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड के साथ सरकार ने देसी कोवैक्सीन को मंजूरी तो दे दी, लेकिन फिलहाल इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही दिया जाएगा, क्योंकि फेज 3 का अभी तक ट्रायल इसका कंप्लीट नहीं है और ऐसे में जिसे भी ये वैक्सीन लेना है उसे अपनी सहमति देनी होगी, तभी इस वैक्सीन को उसे दिया जा सकेगा। वीडियो संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन अभी बाकी है और वैक्सीनेशन पूरी आबादी को लगने में एक बहुत लंबा वक्त लगेगा, इसलिए मास्क जरूरी है। आप सुपर पावर अमेरिका जैसे गलती ना करें, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से वहां कोरोना अटैक हो रहा है। 2 दिसंबर को अमेरिका में कोरोना के 2,07,000 मामले सामने आए थे, तो एक महीने बाद यानी 2 जनवरी को यह आंकड़ा 2,34,000 के पार था। ब्रिटेन में 2 दिसंबर को एक दिन में 16,000 मामले सामने आए थे, तो 2 जनवरी को यह गिनती 57,000 के पार चली गई। तो यानी कि आप देख रहे हैं एक दिन में आने वाले आंकड़ों की तादाद बढ़ रही है। रूस में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। 2 दिसंबर से पहले रूस में रोजाना 26,000 केस सामने आते थे, तो 2 जनवरी को यह आंकड़ा 26,000 पर ही बना हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ साथ इटली और ब्राजील जैसे देशों में भी कोरोना के मामलों में दोबारा उछाल आना शुरू हो गया है, इसलिए आप सावधानी बरतते रहें। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक कर्मियों की चौकसी और सूझबूझ ने घर के चिराग को कैसे बुझने से बचा लिया, ये अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक लड़के ने जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की ठानी। फोन उठाया, फेसबुक लाइव ओपन किया और फिर अपने गर्दन पर ब्लेड से खुद पर वार करने लगा। वीडियो देखते ही फेसबुक कर्मी एक्शन मोड में आए। आयरलैंड के फेसबुक हेडक्वार्टर से मुंबई पुलिस को खुदकुशी की सूचना दी गई और पुलिस ने शख्स को ट्रेस कर कैसे उसकी जिंदगी बचाई। माझ्या लाईफला न उबगलोय मी आणि मी आज सुसाइड करतोय। बहुत परेशान हूँ, लोग तंग करते हैं मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। यही वो दर्द भरे अल्फाज थे जो खुदकुशी की कोशिश करते हुए 23 साल के इस युवक की जुबान से निकले। नाम ज्ञानेश्वर पाटिल, जगह धुले, महाराष्ट्र, समय रात के 8 बजे। ज्ञानेश्वर ने पहले फेसबुक लाइव ओपन किया और फिर ब्लेड से अपनी गर्दन पर हमला करने लगा। गले और हाथ खून के धब्बों से लाल हो गए थे। जिंदगी से हार मान चुका ज्ञानेश्वर मानो मौत को गले लगाने पर तुला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीवन लीला पर विराम लगाता, भारत से करीब 8,000 किलोमीटर दूर आयरलैंड में फेसबुक हेडक्वार्टर एक्शन मोड में आ गया। हेडक्वार्टर ने मुंबई पुलिस को इस खुदकुशी की कोशिश की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस ने एक टीम तैयार की और साइबर सेल की मदद से लड़के की लोकेशन का पता लगाया। वक्त रहते उसे अस्पताल ले जाया गया और ज्ञानेश्वर को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक दिया गया। उसकी डिटेल्स उन्होंने तुरंत मेरे साथ शेयर की। मेरी टेक्निकल टीम ने इसमें बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। 10 मिनट में हमने उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स मेरी टीम ने निकाली, वो एनालिसिस के साथ हमें ये पता चला कि वो लड़का धुए का है और वो गला काट के खुदकुशी करने का प्रयास कर रहा है। भारत में पिछले कुछ महीनों के अंदर 5 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब किसी शख्स ने अपने सुसाइड को फेसबुक लाइव पर पोस्ट किया और फेसबुक ने पुलिस को जानकारी देकर उसकी जिंदगी बचा ली। टीम न्यूज नेशन। धुले के ज्ञानेश्वर की जिंदगी बचाने के पीछे था फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। आपको बताते हैं कैसे फेसबुक का ये फीचर सुसाइड को डिटेक्ट करता है और वक्त रहते ही इंसान की जिंदगी कैसे बचा लेता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये बचाएगा आपकी जान। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं जो विशिष्ट प्रकार से अनयूजुअल बिहेवियर को डिटेक्ट करते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपकी मानसिक संतुलन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो लाजमी सी बात है आप इस तरह की बातें लिखेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। और अगर इन एल्गोरिदम्स को लगता है कि ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की जान पर खतरा ला सकते हैं, तो वो अलर्ट जरूर स्थापित करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो खबर बन गई। तस्वीर नंबर 1 तस्वीरें तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की है, जहां हजारों की तादाद में छात्रों ने बागुज़की यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल ये छात्र यूनिवर्सिटी में नियुक्त किए गए नए रेक्टर से नाखुश थे। छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से नए रेक्टर की नियुक्ति की है। तस्वीर नंबर 2 घरों में पानी, दुकानों में पानी, सड़कों पर पानी, पानी में डूबी हुई गाड़ियां, हर तरफ जन सैलाब का मंजर। तस्वीरें बोलीविया की हैं, जहां बाढ़ की वजह से सैकड़ों आशियाने तबाह हो गए और दर्जनों लोगों की जान चली गई। तस्वीर नंबर 3 तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं,
जहां सरकार ने न्यू ईयर के मौके पर किसी भी तरह के जश्न पर रोक लगा रखी थी। बावजूद इसके कुछ लोग सड़कों पर पार्टी करते नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तस्वीर नंबर 4। इंग्लैंड में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बोरिस जॉनसन सरकार ने देश में दोबारा लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ राजधानी लंदन में ही पिछले एक हफ्ते में 8000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। कानपुर में आज दिन दहाड़े हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब सड़क पर एक मैडम ने अपने पति को कूटना शुरू कर दिया। लाते चली, थप्पड़ मारे, घूंसे चले, घसीट घसीट कर मारा और कानपुर की सड़कों पर हस्बैंड का बैंड बज गया। पूरा मामला भी बताएंगे, लेकिन पहले ये हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा तो देख लीजिए। अब इस वीडियो के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। वीडियो में 4 लोग दिख रहे हैं, पति, पत्नी, प्रेमी और बच्चा। ये औरत अपने प्रेमी के साथ गाड़ी में घूम रही थी और जैसे ही पति के संज्ञान में ये खबर आई, पतिदेव किसी फिल्म के हीरो की तरह गाड़ी लेकर सड़कों पर दोनों का पीछा करने लगे और रोक दिया रास्ता। बस यही हीरोगिरी पतिदेव पर भारी पड़ गई। पत्नी, प्रेमी और यहाँ तक कि इस बच्चे ने हस्बैंड पर हाथ साफ कर दिया। आसपास के लोगों ने बचा लिया, वरना मैडम तो अपने पति की हजामत करने पर फुल ऑन उतारू थी। टीम न्यूज़ नेशन।